तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। 48 नंबर का अपना वीडियो है, तो आप लोग देखिएगा, समझिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से हम आज 48 नंबर का आप सभी एएनएम के कैंडिडेट के लिए 48 नंबर के वीडियो लेकर हाजिर हूँ। अब देखिए 48 नंबर का जो मैं वीडियो लेकर हाजिर हूँ, तो अभी तक 48 कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो अगर जो लोग नहीं पढ़ते हैं तो बताइए 48 तक हो चुका है। अगर जो कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे, रियल में मेहनत कर रहे होंगे, तो अभी तो कम से कम वो जो है 4000 प्रश्न उसको मैंने सिखा दिया होगा। और यही सब से तो प्रश्न आता है इधर उधर से। और लोग कहेंगे बहुत हार्ड पूछा है, बहुत घुमा के पूछा है, एक भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन नहीं है। अरे भाई मेहनत नहीं करोगी आप तो कहाँ से जॉब आपको मिलेगा। तो एक बात ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए करते हैं शुरू। यहाँ पे आप सभी बिहार एएनएम जो संविदा पर बहाली निकली है, ठीक है ना। महाधमनी धमनी काट का मुख्य कारण क्या होता है, यानी महाधमनी में धमनी का हार्ड होना, तो यह होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है ना। एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण धमनी में जो है हार्डनेस आ जाता है, ठीक है ना। एलडीएल को खराब कोलेस्ट्रॉल क्यों कहा जाता है, यह किसे बढ़ाने में योगदान देता है। तो एलडीएल एक बैड कोलेस्ट्रॉल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह आपके धमनी में एथेरोस्क्लेरोसिस वसा जमता है और वहाँ पे आपके धमनी को, आर्टरी को क्या करता है, हार्ड करता है, ब्लॉकेज करता है, ठीक है, जिससे हार्ट डिजीज होने का खतरा होता है। आगे है एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहा जाता है, तो यह जो है किससे रोकने में मदद करता है। तो एचडीएल जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, यह एथेरोस्क्लेरोसिस को रोकने में मदद करता है, यानी जो वसा आर्टरी के अंदर जो जमता है, जो ब्लॉकेज कर सकता है, धमनी को हार्ड कर सकता है, उसको रोकता है गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना। तो यही जो है आपके गुड और बैड में अंतर होता है, ठीक है। आगे है यहाँ पे कॉर पल्मोनेलेल, ठीक है ना। कॉर पल्मोनेलेल का प्रमुख कारण क्या है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है ना, एक ऐसा कारण है जो कोर पल्मोनेल जो है उत्पन्न करता है, ठीक है ना। संक्रामक एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का सबसे सामान्य कारण क्या है, तो हार्ट के जो आपका लेयर है, अंदरूनी लेयर, हार्ट के लेयर में जो इन्फ्लामेशन हो जाता है, एंडोकार्डाइटिस जिसे बोलते हैं, इसका सामान्य कारण क्या है, इसका सामान्य कारण स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडियंस होता है, ठीक है ना। स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस होता है, या इसको याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी की पुष्टि किससे होती है, तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी की पुष्टि डिजॉक्सिन से होती है, इसको ध्यान में रखना है। आगे है, कहता है एक्यूट वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ठीक है ना, एवीटी एक्यूट वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होने पर प्राथमिक दवा दी जाती है, वह होता है एमियोडेरोन, ठीक है, एमियोडेरोन। यह एमियोडेरोन जो ड्रग है, अचानक से अगर हृदय का जो वेंट्रिकुलर है वह तीव्र गति से अचानक से काम करने लगता है तेज़ी से, तो उसमें एमियोडेरोन जो है ड्रग जो है फर्स्ट प्राइमरी उपचार होता है। आगे है सुप्रोवेंट्रिकुलर, ठीक है ना, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया एसवीटी के लिए प्राथमिक दवा क्या होता है, तो एडेनोसिन या वेराम्पिल होता है। दोनों में कन्फ्यूजन मत होइए। अगर आपसे एग्जाम में पूछे एक्यूट वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया तो एमियोडेरोन याद रखिएगा, और अगर आपसे पूछे सुप्रा, तो सुप्रा जैसे ही पूछे तो सुप्रा के लिए वेराम्पिल या एडेनोसिन याद रखिएगा प्राथमिक दवा में। आगे है कार्डियोजेनिक शॉक के लिए प्राथमिक दवा क्या होता है, तो कार्डियोजेनिक शॉक में प्राथमिक दवा जो है आपका डोपामाइन होता है, इसलिए क्योंकि कार्डियोजेनिक में जो हार्ट का आउटपुट होता है काफ़ी कम जाता है, तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर अचानक से गिर जाता है, व्यक्ति को शॉक आघात लग जाता है, तो डोपामाइन क्या करता है, यह ब्लड प्रेशर को राइज करता है, बढ़ाता है, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, यानी अचानक से हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन हो जाए, तो वहाँ पे क्या जो है उपयोग करते हैं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड उपयोग करते हैं, ठीक है।
यानी तीव्र उच्च रक्तचाप में अचानक से हाइपरटेंशन बढ़ जाए और वो इमरजेंसी कंडीशन हो जाए तो वहाँ पे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड याद रखिएगा, ठीक है। देखिए ये सारे वीडियो को मैं जो दे रहा हूँ एक एक नंबर का क्वेश्चन है, 2 बार वीडियो को देखने पर चीज़ें दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। हेमोस्टेटिन का स्तर 15 माइक्रोस मोल प्रति लीटर होने पर हृदय रोग की संभावना क्यों रहती है? यानी हेमो हेमोसिस्टिन का स्तर 15 से ज़्यादा पर लीटर होने पर हृदय रोग की संभावना क्यों रहती है? यह इसीलिए होता है क्योंकि यह एथेरोस्क्लेरोसिस को बताता है, ठीक है। और एथेरोस्क्लेरोसिस यह क्या करता है, आपके धमनी में वसा के जमाव को बताता है। बात समझ गए। आगे है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की परिभाषा क्या है? तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की परिभाषा क्या होती है? तो स्टैंडिंग बीपी जो है 20 mmHg या DBP 10 mmHg विदिन 3 मिनट ऑफ स्टेटिंग, ठीक है। यानी यहाँ पे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब होता है कि जब आदमी बैठा हुआ है और अचानक से खड़ा होता है तो उसका बीपी जो है क्या होता है, गिरने लगता है, ठीक है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन से संबंधित सामान्य कारण क्या है? हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया मतलब तापमान का कम होना। यह ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन से संबंधित सामान्य कारण है। ये सामान्य कारण है जहाँ पे ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन होता है। आगे है यहाँ पे ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन का सामान्य कारण क्या है? देखिए यहाँ पे हाइपोटेंशन का सामान्य कारण पूछा है तो हाइपोथर्मिया, हाइपो पूछा है तो हाइपोथर्मिया, और ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन का अगर समान कारण पूछेगा तो यह होगा यहाँ पे हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। आगे है TOF टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, जो कि बच्चे में एक जन्मजात रोग को बताता है। यह हृदय की आकृति कैसी होती है? TOF में हृदय की आकृति कैसी होती है? तो बूट शेप में हृदय का आकृति होता है। किस शेप में? बूट शेप में, ओके। आगे है ड्रेसलर सिंड्रोम। ड्रेसलर सिंड्रोम के किस रोग से जुड़ा होता है? तो ड्रेसलर सिंड्रोम जो है लेट पेरिकार्डाइटिस से संबंधित होता है। आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि निम्न में से ड्रेसलर सिंड्रोम से कौन सा रोग जुड़ा हुआ है या संबंधित है? एक ऑप्शन रहेगा पेरिकार्डाइटिस, ठीक है ना, मायोकार्डाइटिस, ठीक है, इंडोकार्डाइटिस। तो ऐसे ही ऑप्शन रहेगा, तो देख लीजिए, या तो लेट पेरिकार्डाइटिस रहेगा या सीधा पेरिकार्डाइटिस रहेगा, ओके। पुअर परफ्यूजन की पहचान कैसे करते हैं? तो पुअर परफ्यूजन की पहचान साइनोसिस और पैलोर से कहते हैं, यानी देह नीला पड़ना और पीलापन होना, यह पुअर परफ्यूजन का पहचान होता है। आगे है हाइपोकैलमिया में कौन सी ECG लहर प्रमुख होती है? तो हाइपोकैलमिया मतलब पोटेशियम कम होने पर ECG का प्रमुख जो लहर होता है वह U वेव होता है, याद रख लीजिए। हाइपोकैलमिया यानी पोटेशियम कम होने पर ECG का प्रमुख जो वेव होता है वह U वेव होता है, ध्यान रखिएगा। आगे है डिजिटिलस विषाक्तता में हृदय को शारीरिक किया जाता है, क्यों कि इससे डैश होने की संभावना होती है। यानी कहा जाए कि डिजिटलिस विषाक्तता में क्या किया जाता है? तो हार्ट रेट जो है आपको मापा जाता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इससे जो है आपके हार्ट रेट में क्या है, गिरने की आशंका बहुत ज़्यादा होती है। आगे है वी फाइब्रिलेशन यानी वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन की पुष्टि ECG से होती है। तो यहाँ पे शॉर्ट में दिया है कि वी फिब की पुष्टि ECG से होती है, तो वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन का पुष्टि होता है, याद रखना है। ब्रेडिकार्डिया की पुष्टि कैसे होती है? तो ब्रेडिकार्डिया की पुष्टि हार्ट रेट से पता चलता है। जब व्यक्ति का हार्ट रेट 60 से कम जाता है पर मिनट तो यह पुष्टि करता है। समझ रहे बात को? आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे क्वेश्चन है
पोर्टल हाइपरटेंशन का समान कारण क्या है? तो पोर्टल में जो हमारा लीवर है, लीवर के जो ब्लड के नली है उसमें रक्तचाप अगर बढ़ा हुआ है हो रहा है तो उसका एक रीज़न लीवर सिरोसिस यानी लीवर के ऊपर लीवर का निर्जीव होना भी हो सकता है। आगे है वेरिसल हेमरेज। वेरिकियल हेमरेज किस कारण से होता है? तो लेड आर्टरी ऑफ लेट कोरोनरी आर्टरी। तो जो वेरिसल हेमरोज होता है, वेरिसिल हेमरोज जो है यह लेड आर्टरी बाएं कोरोनरी आर्टरी के लेड आर्टरी से जो है यह कारण होता है वेरिसेल हेमरेज का। मायोकार्डियल इन्फारक्शन जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, कौन सा एंजाइम पहले बढ़ता है? तो मायोकार्डियल इन्फारक्शन में पहले जो एंजाइम बढ़ता है वह होता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन पहले बढ़ता है, इसको ध्यान में रखना है। आगे है मायोकार्डियल इन्फारक्शन में सबसे सटीक मार्कर कौन सा है? तो ट्रोप्टिन टेस्ट जो होता है यही ट्रोपोनिन होता है जो मायोकार्डियल हार्ट अटैक में जो है आपको जांच जाता है। एक यूनिट PRBC देने पर हीमोग्लोबिन या HCT कितना बढ़ता है? तो अगर एक यूनिट अगर कोई जो है हीमोग्लोबिन देता है तो उसमें जो बढ़ता है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन या 3 × HC जो है बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है CPV मापने के लिए रोगी को किस पोजीशन में लिटाते हैं? तो सुपाइन पोजीशन में लिटाते हैं CPV मापने के लिए। कमेंट करके बताएं CVP होता क्या है। आगे है CVP का मापन कहाँ से होता है? तो बोथ आर्टरियम ऑफ द हार्ट के दोनों आर्टरी से जो है मापन होता है CVP। ठीक है। आगे है ANP कौन से हृदय भाग से प्रभावित होता है? तो ANP जो होता है यह हृदय कौन से हृदय भाग से स्रावित होता है? ANP। तो यह वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट के वेंट्रिकल्स से स्रावित होता है। आगे है बी न्यूट्रिएटिक पेप्टाइड बी नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड BNP किस भाग से स्रावित होता है? तो BNP बेसिकली BNP से ही स्रावित होता है, याद रखना है। आगे है कोरोनरी आर्टरी बाईपास जो होता है CABG। ठीक है ना। तो ये जो आपका प्रक्रिया में प्रयुक्त वेन ग्राफ्ट जो होता है वेसल ग्राफ्ट का उपयोग किया जाता है। यह किया जाता है ग्रेट सैफेनस वेन का उपयोग CABG में हम करते हैं। देखिए आपसे एग्जाम्पल में पूछ देगा कि CBG प्रक्रिया में हम लोग किस वेन का उपयोग करते हैं? तो ग्रेट सैफेनस वेन का। ठीक है। सबसे बड़ी सिरा कौन है? तो वेना केवा जो है वेन का सबसे बड़ा वेन है। आर्टरी में बात करेगा तो सबसे बड़ा औरोटा होता है, इसको ध्यान रखिए। सबसे छोटी रक्त वाहिनी आपका कैपिलरीज होती है। ठीक है, जो केस के समान होता है। समान कार्डियक आउटपुट कितना होता है? तो समान कार्डियक आउटपुट जो होता है 5 लीटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो मैं आपको बता दूं कि समान जो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट होता है एक एवरेज की मैं बात करूं तो 5 लीटर पर मिनट होता है। ठीक है। आगे मैं बात करूं तो सर्कुलेशन टाइम जो कार्डियक साइकिल होता है उस कार्डियक साइकिल में जो होता है 0.8 सेकेंड का यह साइकिल होता है कार्डियक साइकिल। ठीक है। रक्त का pH मान सब लोग जानते हैं 7.3 से 7.45 होता है। हृदय का पेसमेकर जो नेचुरल होता है SA नोड को हम लोग बोलते हैं। आगे मैं बात करूं यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फारक्शन में कौन सा एंजाइम पहले बढ़ता है? तो अभी मैंने ऊपर में बताया कि मायोकार्डियल इन्फारक्शन में ट्रोपोनिन एक ऐसा एंजाइम है जो यह काफ़ी सिद्ध करता है व्यक्ति के हार्ट अटैक को। प्लेटलेट की संख्या में कमी होने पर रक्तस्राव की प्रकृति डिक्रीज कर जाती है, यानी प्लेटलेट की संख्या में जैसे ही कमी होती है तो ब्लीडिंग का भी जो नेचर होता है वो भी घट जाता है। हेमोस्टेटिन का स्तर बढ़ने से कोरोनरी आर्टरी डिजीज की संभावना क्यों बढ़ती है? हेमोसिस्टिन के कारण। ठीक है ना, हेमोसिस्टिन के कारण कोरोनरी आर्टरी डिजीज की संभावना बढ़ जाती है। आगे है
कोरोनरी धमनी कोरोनरी आर्टरी में रक्त प्रवाह का समय कौन सी अवस्था में होता है? तो डायसिस्टोलिक फेज में। डायसिस्टोलिक फेज में जो कोरोनरी आर्टरी होता है इसमें रक्त प्रवाह का समय जो अवस्था होता है वह डायसिस्टोलिक फेज होता है। ठीक है, आगे है महाधमनी धमनी विस्फार और एओर्टिक एनोरिज्म का सबसे समान स्थान क्या है? एब्डोमिनल औरोटा। एब्डोमिनल औरोटा में ज़्यादातर एनोरिज्म होता है। एनोरिज्म जो होता है जाकर कहीं पर जो है हवा का बुलबुला जो है जाकर आपके जो ब्लड की नली है वहाँ पे हवा का बुलबुला जाकर फंस जाता है और वह ब्लड प्रवाह में रुकावट पैदा करता है। ठीक है ना, तो यही एनोरिज्म होता है। यह ऑर्टिक एनोरिज्म जो होता है ज़्यादातर जो है एब्डोमिनल औरोटा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मस्तिष्क धमनी विस्फार का लक्षण क्या है? तो हेडेक एंड हाइपोटेंशन। ब्रेन में अगर धमनी विस्फार हो रहा है यानी एनोरिज्म हो रहा है तो हेडेक तो होगा ही, साथ में हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर भी कमेगा। आगे है बाएं तरफ हृदय विफलता यानी लेफ्ट साइड के हार्ट अगर फेलुअर होता है तो इसका मुख्य कारण कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है। यानी लेफ्ट साइड के हार्ट फेलुअर मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज का कारण बनता है। दाहिने तरफ अगर राइट साइड फेल हो रहा है तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, अगर लेफ्ट साइड कहेगा तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाएगा कारण, अगर राइट साइड हार्ट फेलुअर का बात करेगा तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन इसका रीजन होगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, यहाँ पे फेफड़ों में द्रव भरना पल्मोनरी एडिमा का समान कारण क्या है? फेफड़ों में द्रव भरना यानी फेफड़ा में सूजन होना यह पल्मोनरी एडिमा का समान कारण लेफ्ट साइड का हार्ट फेलुअर होता है। क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखिए अभी ऊपर पढ़े हैं कि राइट साइड का अगर हार्ट फेलुअर कर रहा है तो वह पल्मोनरी हाइपरटेंशन के कारण। ठीक है, लेकिन अब आप खुद समझिए, आपका लेफ्ट साइड के हार्ट फेलुअर करता है मतलब आपके ब्लड ठीक से नहीं सर्कुलेट होगा तो आपके फेफड़ा में पानी ही भरेगा ना। रिस्पायरेशन रेट अगर 12 से कम जाए प्रति मिनट तो उसे ब्रेडीपैनिया बोलते हैं यानी मंद श्वसन बोलते हैं। रिस्पायरेशन रेट अगर 20 से ज़्यादा हो जाए तो इसे टेकीपोनिया बोलते हैं। वैसे यह केस जो है 24 के भी लागू होता है और ये 10 पर भी लागू होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तेज़ सांस लेना हाइपरनिया होता है, तो अगर कम कहे 10 से तो ब्रेडीपैनिया और बात करें 20 से ज़्यादा या 24 से ज़्यादा तो टेकीपेनिया। तेज़ सांस लेना तो हाइपरनिया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के उच्च स्तर को क्या कहा जाता है? तो हाइपरकैप्निया कहते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ रहता है तो उसे हाइपरकैप्निया बोलते हैं। समान श्वसन दर 14 से 20 प्रति मिनट को क्या कहते हैं? तो समान श्वसन दर अगर 14 से 20 है तो इसे हम लोग यूपनुइया बोलते हैं। ठीक है ना, नॉर्मल श्वसन को यूपनुइया बोलते हैं। शरीर में ऑक्सीजन के निम्न स्तर को कहा जाता है हाइपोक्सिया। जब आपके ऊतकों को ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल पाता है तो उसे हाइपोक्सिया कहा जाता है। हाइपो मतलब कम, ऑक्सिया मतलब ऑक्सीजन। आगे है खून में ऑक्सीजन के निम्न स्तर को क्या कहा जाता है? तो खून में ऑक्सीजन के निम्न स्तर यानी लो लेवल को हाइपोएक्सेमिया कहते हैं। खून में एक्सेमिया, ठीक है, खून को बताएगा। ऑक्सिया ऑक्सीजन और हाइपो मतलब कम। आगे है उथली शैलो ब्रीदिंग को क्या कहा जाता है? तो उथली सांस को हाइपोवेंटिलेशन कहते हैं। ठीक है ना, उथली सांस को हाइपोवेंटिलेशन बोलते हैं हम लोग। आगे है तेजी से और गहरी सांस हाइपर वेंटिलेशन होता है। तेजी से और गहरी सांस हाइपर, तेजी से गहरी मतलब ज़्यादा तो हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर मतलब ज़्यादा। सांस लेने की बढ़ी हुई दर और गहराई को क्या कहा जाता है? तो सांस लेने की बढ़ी हुई दर और गहराई को भी हाइपर वेंटिलेशन बोलते हैं। सांस लेने का रुक जाना, सांस लेने का रुक जाना जिसे हम लोग एपनिया बोलते हैं। इन बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है धीरे धीरे गहरी व तीव्र सांसें लेना जिसके बाद सांस रुक जाती है, चिकनी स्टोक्स रिस्पायरेशन बोलते हैं। जहाँ पे धीरे धीरे तीव्र सांस लेते हैं उसके बाद अचानक से सांस रुक जाता है तो ये चिन्न स्ट्रोक्स रिस्पायरेशन बोलते हैं। गहरी और कठिन सांस लेने की अवस्था जो अक्सर गंभीर मेटाबॉलिज्म एसिडोसिस से जुड़ी होती है उससे हम लोग कुस्मॉल ब्रीदिंग बोलते हैं। कुस्मॉल ब्रीदिंग गहरी और कठिन सांस तो है लेकिन यह जो है गंभीर मेटाबॉलिज्म एसिडोसिस से भी जुड़ा है। आगे है
फेफड़ों की सुकरना या वायुमार्ग बंद होना एटलीकटेसिस बोलते हैं, याद रखिएगा। आगे है एम्फिस्मा। एम्फिस्मा किस प्रकार का फेफड़ों का रोग है? तो एम्फिस्मा एक प्रकार का एम्फाइस्मा रोग है जिसमें आपके फेफड़ा में जो है वायु का जो है समावेश अधिक हो जाता है। ओके, अब वायु भर जाता है। फेफड़ों की स्थिति में फेफड़ों की धमनियाँ फैल जाती है और अस्थायी रूप से बढ़ जाती है, इसे कोर पल्मोनली बोलते हैं। फेफड़ों की स्थिति में जिसमें फेफड़ा की धमनियाँ फैल जाती है और अस्थायी रूप से यह बढ़ जाता है, फेफड़ा में धमनी का मात्रा बढ़ने से वहाँ पे साइज भी बढ़ जाता है, इसे COR पल्मोनेली बोलते हैं, जो सबसे ऊपर भी मैंने बताया था। आगे है फेफड़ों और प्लूरा के बीच तरल पदार्थ का संचरण प्लूरल इफ्यूजन कहलाता है। इन बातों को ध्यान में आपको रखना है। फेफड़ों में एल्वोली सतह तनाव को कम करने वाला पदार्थ सरफेक्टेंट। फेफड़ों में जो एल्वोली होता है छोटे छोटे गुच्छे में, इनके सतह तनाव को कम करने वाला पदार्थ जो है सरफेक्टेंट होता है। धूल और रासायनिक कारण वाले रासायनिक फेफड़ों की बीमारी जिसे न्यूमोनोकोकस बोलते हैं, ठीक है ना। धूल और रासायनिक कारणों वाला व्यावसायिक फेफड़ों की जो बीमारी है न्यूमोनोकोकक, ठीक है ना, न्यूमोकोनाइसिस। आगे बढ़ते हैं। रक्त और वायु की संचय को क्या कहा जाता है? तो जहाँ रक्त और वायु का संचय होता है फेफड़ा के एरिया में, उसे हेमोथेरेक्स बोलते हैं। आगे है पस के संचय को एम्पाइमा कहा जाता है। अगर आपके फेफड़ा में पस भरता है तो उसे एम्फाइमा कहते हैं। गैस का वायुमंडल के कोशिकाओं तक स्थानांतरण एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहलाता है। गैस का वायुमंडल से कोशिकाओं तक स्थानांतरण एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहलाता है। ओके, आगे है यहाँ पे कोशिकाओं में गैसों का अवशोषण व उत्सर्जन क्या कहलाता है, यानी कोशिका जो है गैस कैसे लेता है कैसे छोड़ता है, यह इंटरनल रेस्पायरेशन के द्वारा होता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? तो अगर किसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है डिजॉक्सिन होता है। हार्ट फेलुअर करने पर डिजॉक्सिन विषाक्तता, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का लेवल क्या है? तो 0.5 से लेकर 2 mg/ml अगर आप देते हैं तो ये ड्रग टॉक्सिसिटी बन सकता है, ठीक है ना। डिजॉक्सिन विषाक्तता में ECG पर क्या परिवर्तन देखता है? अगर किसी को डिजॉक्सिन लेने से साइड इफेक्ट हो जाता है तो ECG में क्या परिवर्तन होगा? PVC एंड साइनस ब्रेडिकार्डिया, ठीक है ना, PVC एंड साइनस ब्रेडिकार्डिया दिखेगा ECG में। ओके, आगे है वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन। FV का तत्काल उपचार क्या है? तो वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन होने पर तत्काल उपचार डिफाइब्रिलेशन होता है। क्या होता है? डिफाइब्रिलेशन होता है। आगे है कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए सीरा कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? तो कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए सीरा वेन कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? तो फीमोरल वेन होता है, ठीक है। कार्डियक कैथेटराइजेशन में फीमोरल वेन का उपयोग किया जाता है। आगे है यहाँ पे माय डियर, कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए धमनी कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? तो कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए फीमोरल धमनी, फीमोरल आर्टरी जो है उपयोग में लाई जाती है। हिपेरिन का प्रतिकारक यानी हिपेरिन देने पर अगर साइड इफेक्ट होता है तो उसका एंटीडोट प्रोटामीन सल्फेट होता है। हिपेरिन का एंटीडोट प्रोटामीन सल्फेट होता है। ओके, आगे है इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग जिसे ग्रेप जूस भी बोलते हैं, पहले कौन सी दवा नहीं दी जानी चाहिए? तो साइक्लोस्पोरिन मेडिसिन जो है इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग से पहले कौन सी दवा नहीं दी जानी चाहिए? तो साइक्लोस्पोरिन जो है नहीं देना चाहिए। जब इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग से पहले साइक्लोस्पोरिन ड्रग नहीं देनी चाहिए। आगे है घाव भरने में सहायक विटामिन C है। स्किलिंग टेस्ट, ठीक है ना, या इसी को सीलिंग टेस्ट कहते हैं, किस पोषक तत्व के अवशोषण की जांच के लिए किया जाता है? तो सीलिंग टेस्ट विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन और पर्सिनियस एनीमिया के लिए जो है आपको क्या किया जाता है? पर्निशियस एनीमिया और विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के जो है आपको
ये चीज़ें किया जाता है। आरबीसी का समान जीवन काल सब लोग जानते हैं, प्लेटलेट का भी जीवन काल सब लोग जानते हैं। इंट्रामस्कुलर मांस में इंजेक्शन देने के लिए सामान्यतः कौन सी तकनीक का उपयोग करते हैं? तो जेड ट्रैक मेथड का उपयोग करते हैं। किसका? जेड ट्रैक मेथड का। आगे है, बोन मैरो की सभी कोशिकाएं, चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट हो, इसकी कमी पैनसाइटोपेनिया कहलाता है। पैनसाइटोपेनिया का मतलब है कि बोन मैरो में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट सबकी कमी पैनसाइटोपेनिया कहलाता है। ठीक है। शरीर का सबसे बड़ा लसिका अंग एस्प्लीन है, इस पर भी ध्यान देनी चाहिए। कोशिकाओं और प्रोटीन को हटा देने के कारण रक्त का हिस्सा क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। यानी प्रोटीन और कोशिका और प्रोटीन को हटा दें, विदाउट सेल एंड प्रोटीन, ठीक है ना। रक्त हिस्सा क्या कहलाता है? तो रक्त में अगर कोशिका और प्रोटीन हटा दिया जाए तो उसे हम लोग सीरम बोलते हैं। ठीक है। रक्त के थक्का के कारक कोगुलेंट फैक्टर के साथ रक्त का तरल पदार्थ जो है क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रक्त जमावट या हीमोस्टेसिस के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आवश्यक है? तो रक्त का जमावट और हीमोस्टेसिस के लिए इलेक्ट्रोलाइट का, कैल्शियम के इलेक्ट्रोलाइट के काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होता है। आगे है, प्लेटलेट के लिए आदर्श भंडार तापमान क्या है? तो 20 से 24 होता है प्लेटलेट के स्टोरेज के लिए बेस्ट जो है रिलेशन। आगे है यहाँ पे है हीमोफीलिया ए। क्लासिक हीमोफीलिया में कौन सा कारक प्रभावित होता है? तो हीमोफीलिया 8 जो है प्रभावित होता है। आगे है हीमोग्लोबिन बी क्रिसमस डिजीज में कौन सा कारक जो है प्रभावित होता है? तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, फैक्टर 11 होता है। ठीक है। क्या होता है? हीमोफीलिया बी में कौन सा प्रभावित कारक होता है? तो फैक्टर 9 होता है। क्या होता है? फैक्टर 9 होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है मैंने आपको जो है लगभग 90+ क्वेश्चन वन लाइनर में करा दिया। आप इसे पढ़े, आप इसे समझे, मैं डेली कंटिन्यू क्लास कराता ही रहूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।